हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिससे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे जून मंथ का कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आएगा नेक्स्ट पार्ट 3, इन सब का कंप्लीट जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा मई मंथ का बेस्ट 300 एमसीक्यूज का करंट अफेयर्स एंड प्लस स्टैटिक जीके वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, जहां भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा मई मंथ का हमारा बेस्ट 300 करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का वीडियो और पीडीएफ। और ये बात जरूर से याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज रखता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है वो भी काफी ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए आप लोग हमारे बैंकिंग वीडियोस के साथ साथ करंट अफेयर्स वीडियो भी जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, As per RBI new ATM cash withdrawal rule from January 1st, 2022, what is the new charge on ATM withdrawal in excess of the free transaction limit? ये क्या पूछा गया है कि आरबीआई के नए एटीएम से नकद निकासी नियम के अनुसार 1 जनवरी 2022 से निशुल्क लेन देन सीमा से अधिक एटीएम निकासी पर नया शुल्क क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। जो भी हमारी एटीएम ट्रांजैक्शन है उसकी कुछ लिमिट होती है कि कितने लिमिट तक हम जो है फ्री ट्रांजैक्शन या फिर फ्री में हम कर सकते हैं कैश विड्रॉ, और उसके बाद हमारे पे चार्ज जो है वो एक्सेस होता है कि कितना चार्ज जो होगा वो ऐड होगा। उसके बाद कुछ जो फ्री जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फ्री विड्रॉ जो कर सकते हैं हम एटीएम से, उसके बाद तो क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। और अभी कितना है 1 जनवरी 2022 से, याद रखिए पहले, तो 1 जनवरी 2022 से हो जाएगा 21 रुपये। कितना हो जाएगा 21 रुपये। क्या हो जाएगा एटीएम विड्रॉ जो की जो फीस है वो कितनी हो जाएगी, इसका वो हो जाएगी 21 रुपये। कब से 1 जनवरी 2022 से। तो 1 जनवरी 2022 से जो निशुल्क लेन देन सीमा से अधिक की जो एटीएम ट्रांजैक्शन है, एटीएम विड्रॉल्स हैं, उस पर 21 रुपये का शुल्क लगेगा। कितनी 21 रुपये। और अभी कितनी है, अभी है 20 रुपये। जो अभी करंट में हमारी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितनी है, एक लिमिट के बाद वो है 20 रुपये। लेकिन 20 रुपये आपने देखा होगा कभी भी आपको जब आप शो करते हैं तो उसमें 20 रुपये नहीं शो होता, उसमें कितना शो होता है, उसमें होता है 23.60। ये क्यों होता है, तो अभी आप जब भी ट्रांजैक्शन आप एक्सेस करते हैं कुछ लिमिट से ज्यादा, तो आपके में जो एटीएम ट्रांजैक्शंस का जो कटता है बैलेंस, वो कितना होता है, वो होता है 23.60। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अभी करंट में 20 है, तो वो इसलिए है 23.60 कि इस पे 18%, कितना 18% जो है वो जीएसटी ऐड होता है। किस पे होता है, तो वो 20 रुपये पे 18% जीएसटी ऐड करने के बाद आप लोगों को मिलता है कितना 23.60 आप लोगों को पे करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मेंशन होता है कि 23.60 आपका एटीएम ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है वो कटा है, या फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट जो क्रॉस हुई है उसके बाद आपका कितना बैलेंस गया है, 23.60 रुपीज आपने पे किए हैं, तो वो है 23। लेकिन एक्चुअल जो रुपीज है वो है 20 रुपीज, और 23.60 हो जाता है 20 रुपीज पर 18% जीएसटी ऐड करने के बाद। और अभी जो लिमिट है, अभी कितनी है ये लिमिट, अभी ये लिमिट हो गई है 21 रुपये। और 21 रुपये पे अगर आप 18% जीएसटी ऐड करेंगे तो आपका कितना रुपए कटेगा, आपका हो जाएगा 24.78। कितना हो जाएगा 24.78 रुपीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग कहते हैं मैम आप 20 बोल रहे हैं लेकिन हमारा तो 23.60 कटता है। तो वो क्यों कटता है, क्योंकि उसमें 18% जीएसटी ऐड होता है। और अभी जो 21 रुपये लिमिट हो गई है वो आपको कट जो आपके जो शो होगा बैलेंस में कट जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 24.78 रुपीज। तो याद रखिएगा 18% जीएसटी
ऐड होगा आपकी जो रुपीस हैं जो मेंशन किया गया है उस पे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि एटीएम से नकद निकालने को लेकर आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं, यानी कि आरबीआई हैज चेंज सम रूल्स रिगार्डिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। So these ATM cash withdrawal rules change including high charges on transaction beyond the free permissible limit, a new free transaction limit and a rise in interchange fee। यानी कि इन ATM नकद निकासी नियम परिवर्तनों में मुफ्त अनुमेय परमिसिबल लिमिट से अधिक लेन देन पर उच्च शुल्क, एक नई मुफ्त ATM लेन देन सीमा और इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि शामिल है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ये जरूर ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि अभी जो करंट में चल रहा है वो है 20 रुपये और उसके बाद 1 जनवरी 2022 से कितना हो जाएगा 21 रुपये। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब से हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2022 से हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और कितना अमाउंट मैंने आपको जीएसटी ऐड करने के बाद बता दिया है कि कितना हो जाएगा और कितना अभी आपका कटता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए हैं कि the new ATM charges as defined by RBI as under first है free ATM transaction limit from the other bank, second है charges on ATM cash withdraw beyond the free limit, third है rise in interchange fee, fourth है new charges on ATM withdraw beyond the फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट। तो ये आपको जो भी पॉइंट्स में पढ़ना है डिटेल्स में आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, जिसको भी जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में इनको पढ़ सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको कंटेंट दिया है। हिंदी में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है अपने बैंक से मुफ्त नकद निकालने की सीमा, सेकंड है अन्य बैंकों से मुफ्त एटीएम लेन देन की सीमा, और थर्ड है एटीएम से जो मुफ्त सीमा से अधिक नकद निकालने पर कितना शुल्क है, और इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि है, और मुफ्त लेन देन सीमा से अधिक एटीएम निकासी पर जो नया शुल्क है वो कितना है। ये सारे ही पॉइंट्स आप लोगों को हिंदी में भी दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग ये पॉइंट्स जरूर से पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग ये सब जरूर से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके इस वाले इसमें लिया है कि एग्जाम्स में जरूर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has topped the Forbes list of World Best Bank 2021 in India? यानी कि भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किया है, ये किया है डीबीएस बैंक ने। किस बैंक ने किया है, डीबीएस बैंक ने। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में भारत में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो किया है डीबीएस बैंक ने। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे जान लेते हैं। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या है इसका फुल फॉर्म डीबीएस बैंक का? डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। आप लोगों को पता होना चाहिए फुल फॉर्म, किसी भी बैंक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे बात करते हैं डीबीएस बैंक की। डीबीएस बैंक हैज बीन नेम्ड बाय फोर्ब्स इन देयर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021। यानी कि डीबीएस बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। किस बैंक को किया गया है, डीबीएस बैंक को। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विश्व यानी कि वर्ल्ड बेस्ट रैंक 2021 फोर्ब्स लिस्ट में डीबीएस बैंक टॉप पे है, और डीबीएस बैंक रैंक्ड हैज 1 out of 30 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक्स इन इंडिया फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। कितने? 30 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक जो इंडिया में है, इसमें सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में। दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट बाय फोर्ब्स कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद मार्केट रिसर्च फ्रॉम द स्टैटिस्टा। तो यानी कि डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भी भारत में 30 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है, और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है, जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के
साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। तो लगातार ये दूसरे वर्ष है कि जब डीबीएस बैंक जो है वो फोर्ब्स लिस्ट में, फोर्ब्स की जो टॉप बैंक की लिस्ट है या वर्ल्ड की बेस्ट बैंक की लिस्ट है, उसमें डीबीएस बैंक जो है वो नंबर 1 पे है। ये मार्केट रिसर्च फर्म जो स्टैटिस्टा है उसके साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। विश्व बैंक के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है फोर्ब्स के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बैंक है, याद जरूर रखना है कि वो डीबीएस बैंक है जो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया की। तो डीबीएस बैंक का वो सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। हेडक्वार्टर है सिंगापुर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट घर घर राशन प्रोग्राम, यानी कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है घर घर राशन जो प्रोग्राम है इसको शुरू करने की घोषणा की गई है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, आईडीएफसी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। IDFC First Bank has announced the launch of Ghar Ghar Ration program, an employee-funded program for its low-income customers whose livelihoods are affected by COVID-19। यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है उनके लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किस बैंक ने की है? IDFC बैंक ने की है। और किन लोगों के लिए की है? तो जो IDFC बैंक के कम आय वाले कस्टमर्स हैं जिनकी जो इनकम है, आजीविका है, कोविड-19 से अफेक्टेड हुई है, उनके लिए IDFC बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। The bank has also announced a comprehensive program for the families of employees who unfortunately lost their lives due to COVID-19 and number of the other social responsibility initiatives। यानी कि बैंक ने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की भी घोषणा की है जिन्होंने दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी या अन्य सामाजिक जिम्मेदारी पहल की। तो याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैंक ने कोविड-19 पैंडेमिक से जो भी अफेक्टेड हैं बैंक के एम्प्लॉयज या फिर बैंक के कस्टमर्स, उन लोगों के लिए घर घर राशन प्रोग्राम जो स्कीम है या प्रोग्राम है ये शुरू किया है। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं इस प्रोग्राम के बारे में। घर घर राशन प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं कि घर घर राशन जो है वो एक अनूठा सा कार्यक्रम है, यूनिक प्रोग्राम है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने व्यक्तिगत आय से योगदान दिया है। जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है फॉर देयर पर्सनल इनकम टू सेट अप अ कस्टमर कोविड केयर फंड टू प्रोवाइड द रिलीफ ऑफ 50,000 कोविड अफेक्टेड लो इनकम IDFC फर्स्ट बैंक कस्टमर्स। कितने? 50,000। और एम्प्लॉय ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूटेड 1 day to 1 month सैलरी फॉर द पर्पस। यानी कि बैंक के कर्मचारियों ने इस उद्देश्य के लिए एक दिन में से 1 महीने तक के वेतन में योगदान भी दिया है IDFC फर्स्ट बैंक के। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक की हम बात करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक के CEO हैं V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और फाउंडेड इन अक्टूबर 2015। IDFC फर्स्ट बैंक इंपॉर्टेंट है सभी जो मैं आपको कंटेंट देती हूँ और बैंक के हेडक्वार्टर, CEO, फाउंडेड एंड अदर चीजें बताती हूँ बैंक के बारे में। ये सारे ही पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर से पढ़ लेना है। और मैं फिर बोलती हूँ, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ वो कंटेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कंटेंट से भी आ जाते हैं और कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो लास्ट या प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे बैंक के, उनमें कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए थे जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था, क्योंकि क्वेश्चन कभी सेम नहीं होते। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब 1 जनवरी 2022 की भी ऑप्शन में हो सकता था ATM के, तो इसलिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए कंटेंट भी जरूर पढ़ना है और क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है जो मैंने पूछा सेम क्वेश्चन हो, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको कंटेंट पता होगा, नॉलेज होगी, तो आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन स्कीम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, यानी कि कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सी योजना है ये? कवच पर्सनल लोन योजना कोविड-19 के पेशेंट के लिए, ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई इज द राइट आंसर। SBI has launched a collateral-free Kavach personal loan to enable its customers to meet medical expenses of self and family member for COVID treatment, यानी कि SBI ने अपने कस्टमर्स को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कोलेट्रो फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण योजना यानी कवच पर्सनल लोन योजना को लॉन्च किया है। किन लोगों के लिए लॉन्च किया है, याद रखना है। तो एसबीआई ने अपने कस्टमर्स, जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं, उनको कोविड-19 के उपचार के लिए, कोविड-19 के उपचार और उनके स्वयं के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कवच पर्सनल लोन योजना जो है इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। Under this scheme, customers can avail of loan up to 5 lakh and effective interest rate of 8.5% per annum for 60 months, which is inclusive of 3 months moratorium। यानी कि इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख तक का ऋण बैंक से प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसमें 3 महीनों की मोहलत शामिल है। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 8.5% पर प्रति वर्ष पर ईयर की ब्याज दर पर 5 लाख तक का लोन बैंक से प्राप्त कर सकते हैं 60 महीनों के लिए। नेक्स्ट है, दिस लोन प्रोडक्ट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ कोविड लोन book being created by banks as per the Reserve Bank of India COVID relief measures. The loan will also cover reimbursement of COVID related medical expenses already incurred। और यहाँ पे हम बात करते हैं एसबीआई की चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से पढ़ने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, Which of the following multinational investment bank has recently appointed हितेंद्र देव as Chief Executive Officer India? यानी कि निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक ने हाल ही में हितेंद्र दवे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के रूप में नियुक्त किया है? तो किस बैंक ने किया है? वो किया है HSBC बैंक ने। किसने किया है? HSBC बैंक ने। HSBC बैंक का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो द HSBC announced the appointment of Hitendra Dave as Chief Executive Officer of HSBC India subject to recipient of regulatory approval। यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जो नियामक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है। और ही हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव जून 7, 2021। और दवे सक्सीड सुरेंद्र रोशा हु विल बी मूविंग टू हांगकांग एज द को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ HSBC एशिया पैसिफिक। तो किसको सक्सीड किया? इनसे पहले कौन थे? वो थे सुरेंद्र रोशा। तो उन्हें 7 जून किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है हितेंद्र दवे की। तो उन्हें 7 जून 2021 से अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो क्वेश्चन डिफरेंटली भी आ सकता है, कब से क्वेश्चन में डेट भी पूछी जा सकती है, तो वो है 7 जून। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो 7 जून से उन्हें CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और हितेंद्र दवे सुरेंद्र रोशा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे ये भी पूछा जा सकता है कि किसको यहाँ सक्सीड किया। इनसे पहले कौन थे? वो थे सुरेंद्र रोशा, जो HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। और अब उन्हें कहाँ पे वो कार्यरत होंगे? वो होंगे हांगकांग में। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
Hitendra Dave, who is formerly the head of global banking and markets of HSBC India, he almost 30 years of work experience in the Indian financial market, of which the last 20 have been with HSBC. यानी कि जो हितेंद्र दवे हैं, जो पूर्व में HSBC इंडिया के वैश्विक बैंकिंग और बाजारों के प्रमुख हैं, उनको भारतीय वित्तीय बाजारों में लगभग 30 वर्षों का कार्य अनुभव है, जिनमें से पिछले 20 जो हैं वो 20 वर्ष HSBC के साथ रहे हैं हितेंद्र दवे, और अब वो हो गए हैं HSBC इंडिया के सीईओ। HSBC की बात करते हैं तो HSBC के सीईओ हैं नोएल क्विन, हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, फाउंडर है थॉमस सुदरलैंड एंड फाउंडेड इन 3 मार्च 1865 इन हांगकांग। इंपॉर्टेंट है सारे ही पॉइंट्स, ये जरूर से पढ़ने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जो कंटेंट में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ये जरूर से पढ़ने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रीअपॉइंटेड गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक, यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने किया है? आईसीआईसी बैंक ने किया है। किस बैंक ने किया है? आईसीआईसी बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। रीअपॉइंटेड गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक बाय आईसीआईसी बैंक। Private lender ICICI Bank has received RBI approval for the reappointment of Girish Chandra Chaturvedi as the part-time chairman of the bank. He will be the part-time chairman of ICICI Bank for a 3-year tenure starting July 1st, 2021 on extension terms and conditions. कब से है? 1 जुलाई 2021 से वो किस बैंक के? आईसीआईसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन होंगे। कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से देखने हैं। Last year, the bank shareholders approved the reappointment of Girish Chandra Chaturvedi as non-executive part-time chairman of the bank effective from July 1st, 2021. ICICI बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। कौन से बैंक का है ये? आईसीआईसी बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mahesh Kumar Jain tenure as RBI Deputy Governor has been extended for how many years? यानी कि RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो महेश कुमार जैन यानी कि एमके जैन जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल जो है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उनको बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। 2 years is the right answer. The appointment committee of the cabinet has approved the reappointment of Mahesh Kumar Jain, MK Jain, as the deputy governor of RBI for 2 more years with effect from the June 22, 2023, यानी कि 22 जून 2023 तक। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर MK Jain हैं, उन्हें 22 जून 2023 तक वो अब इस पद पर बने रहेंगे, उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है MK Jain RBI के डेप्यूटी गवर्नर। The 3 years term MK Jain as Deputy Governor was to end on June 21st, 2021. Currently, Michael Patra, M. Rajeshwar Rao and Ravi Shankar are the other 3 serving RBI Deputy Governor. देखिए यहाँ पे RBI के other Deputy Governors के नाम भी मेंशन है, माइकल पात्रा, M. राजेश्वर राव एंड T. रविशंकर, इनका पूरा नाम है T. रविशंकर। ये 3 आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, इंक्लूडिंग एमके जैन, एमके जैन को इंक्लूड करके 4। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, कौन कौन से? एमके जैन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल पात्रा या एमडी पात्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम जो हमेशा टिप पे रहने चाहिए। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड $500 million प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडिया एमएसएमई सेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $500 million के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो किसने दी है? वो दी है वर्ल्ड बैंक ने। किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। The World Bank Board of Executive Directors has approved a $500 million program to support India's nationwide initiative and revitalize the MSME sector, which has been heavily impacted by the COVID-19 crisis. यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो कार्यकारी निदेशक मंडल ने एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रमों को मंजूरी दी है, जो कोविड-19 संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। कितने दिया है? अमाउंट भी पूछा जा सकता है। तो $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा कंटेंट जरूर से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे ये भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम की जगह पे अमाउंट भी पूछा जा सकता था कि कितने मिलियन है। ठीक है। The MSME sector is the backbone of India's economy, contributing 30% of India's GDP and 4% of exports. कितना है इसमें? MSME में जो MSME सेक्टर है वो बैकबोन है इंडिया इकोनॉमी की, इंडियाज इकोनॉमी की, जिसमें 30% इंडियाज जीडीपी है और 4% एक्सपोर्ट है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, ये आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसको पॉज करके आप लोग जरूर से पढ़िए। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, फाउंडेड इन जुलाई 1944। वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many crore rupees fine has been imposed by RBI on BOI and PNB? यानी कि रिजर्व बैंक ने BOI और PNB पर कुल कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? याद रखिएगा यहाँ पर दोनों का पूछा गया है, बैंक ऑफ इंडिया और PNB दोनों का ऐड करके कुल कितना जुर्माना लगाया है दोनों बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये पूछा गया है। तो दोनों की अगर बात करें तो दोनों पर लगाया है कितना? 6 करोड़। दोनों पर कितना लगाया है? 6 करोड़। कौन कौन से हैं वो? बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी पर। The RBI has imposed a penalty aggregating to ₹6 crore on Bank of India and Punjab National Bank for contravention of norms including one related frauds classification and reporting। यानी कि आरबीआई ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग, फ्रॉड्स, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, व्हाट इज द रीजन, रीजन भी आपको देना होगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कंटेंट पढ़ना है। ठीक है। आरबीआई ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया पर कितना है? बैंक ऑफ इंडिया पर है 4 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक पर है 2 करोड़ रुपए। दोनों का जुर्माना ऐड करके कितना हो गया? 2 + 4 = 6, तो 6 करोड़ हो गया। ठीक है। तो अगर इंक्लूड करके पूछा जाए कुल कितना करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, तो वो लगा है 6 करोड़ का दोनों में। अगर अलग अलग पूछा जाए कि कितना है, तो अलग से है तो बैंक ऑफ इंडिया पे है 4 करोड़ का और पंजाब नेशनल बैंक पर है 2 करोड़ का। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूड करके याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि पंजाब नेशनल बैंक पर कितना है तो 2 करोड़ का है और बैंक ऑफ इंडिया पे कितना है तो 4 करोड़ का है, और कुल कितना है पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर, तो कुल है 6 करोड़ रुपए का। और क्यों लगाया गया है? तो फ्रॉड, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। द बैंक हैड ऑल्सो कंडक्टेड रिव्यू एंड सबमिटेड अ फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट डेटेड January 1, 2019 pertaining the detection of fraud in an account. In both cases, notice were issued to show cause as to why penalty should not be imposed on them for such violation of the direction. Important points है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, Center extended the tenure of LIC chairman M.R. Kumar till March dash, यानी कि केंद्र ने LIC के अध्यक्ष M.R. कुमार का कार्यकाल मार्च कितने तक बढ़ा दिया है, ये आपको फिल करना है। तो कब तक के लिए बढ़ाया है? M.R. कुमार जो LIC के चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, सेंटर ने बढ़ा दिया है 2022 तक, मार्च 2022 तक।
The Appointments Committee of the Cabinet has approved the extension of the tenure of M.R. Kumar as the chairman of state-owned insurance company Life Insurance Corporation of India। यानी कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में M.R. कुमार के कार्यकाल में विस्तार किया है और कब तक के लिए बढ़ा दिया है, मार्च 2022 तक के लिए। और अब उनका जो नया कार्यकाल है वो 13 मार्च 2022 तक अपने इस पद पर बने रहेंगे और आगामी जून 2021 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जो बढ़ाकर कर दिया है 13 मार्च 2022 तक। LIC की बात करें तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। LIC फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956। कब? 1 सितंबर 1956। LIC का इंपॉर्टेंट है कि कब LIC की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी याद रखिएगा जरूर से, 1 सितंबर 1956। और चेयरमैन कौन है? M.R. कुमार। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है M.R. कुमार LIC के चेयरमैन। नेक्स्ट है, नीति आयोग हैज रिकमेंडेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। यानी कि नीति आयोग ने निम्न में से किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है। तो अभी कुछ बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना था, तो उसमें से किन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश की है, रिकमेंड किया है किसने? नीति आयोग ने। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन से वो बैंक हैं? वो दो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए रिकमेंड किया है किसने? नीति आयोग ने रिकमेंड किया है प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और इंडियन ओवरसीज बैंक को। ठीक है, किसने किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग has recommended divesting government stake in the Central Bank of India and Indian Overseas Bank as part of the privatization initiative announced in the Union Budget। तो नीति आयोग ने जो केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? आप मैं आपको पिक्चर जो मेंशन करती हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, पिक्चर में मैंने आपको फुल फॉर्म भी दिया है, आप अगर ध्यान से देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। क्या फुल फॉर्म है? NITI, नीति, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech has announced privatizing 2 public sector banks and 1 general insurance company in 21-22। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में घोषणा करी थी कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा उन्होंने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग फॉर्म्ड 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन है किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जरूर याद करने हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब फॉर्म्ड हुआ था नीति आयोग? 1 जनवरी 2015, 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके? नीति आयोग के। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग को? आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट है, RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ whom as MD and CEO ऑफ बंधन बैंक। यानी कि RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो RBI ने चंद्रशेखर घोष, क्या नाम है इनका? इनका नाम है चंद्रशेखर घोष, जो है RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में इनके रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दिया है। ये है चंद्रशेखर घोष। The RBI has granted approval for the reappointment of Chandrasekhar Ghosh as MD and CEO of Bandhan Bank for a period of 3 years। उनको 3 साल की अवधि के लिए रीअपॉइंट किया गया है बंधन बैंक के MD CEO के रूप में चंद्रशेखर घोष को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन है जो चेयरमैन है या फिर MD CEO है किसके? बंधन बैंक के, वो है चंद्रशेखर घोष। The reappointment as above is subject to approval of shareholders at the ensuing annual general meeting of the bank। बंधन बैंक की हम बात करें तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बैंक के मुंबई है तो कुछ लोग कंफ्यूजन में बंधन बैंक का भी मुंबई समझ लेते हैं, लेकिन बंधन बैंक का कहाँ पर है?
कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और बंधन बैंक फाउंडेड इन 2001, 2001 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जरूर से याद रखना है बंधन बैंक का। सेम नहीं करना कि मुंबई है, लेकिन बंधन बैंक का डिफरेंट है, बंधन बैंक का कोलकाता है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन 2021। विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने परसेंट की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विश्व बैंक ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021 में 8.3% से बढ़ने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने। द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो at 8.3% in 2021 at 7.5% in 2022। 7.5% किसका दिया है? 2022 का भी प्रेडिक्शन किया है इकोनॉमी किसने? वर्ल्ड बैंक ने। द वॉशिंगटन बेस्ड ग्लोबल लैंडर in its latest issue of global economic prospects released noted that in India an enormous second COVID-19 wave in undermining the sharper than expected rebound in activity seen during the second half of the fiscal year 2021, especially in services. What the World Bank said in 2023, India is expected to grow by 6.5%। तो 2023 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया कितना ग्रो करेगा? 6.5% से बढ़ने की उम्मीद है किसके? इंडिया के। तो वर्ल्ड बैंक का जो बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, और पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, फाउंडेड इन जुलाई 1944। क्या? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एज पर आईसीआरए। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईसीआरए के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो क्या है? 8.5%। जीडीपी जो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती हैं, टाइम पे अनाउंस करती हैं, ये चेंज होता रहता है। मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ। तो जब भी आप एग्जाम देने जाए मेरा करंट वीडियो जरूर देख के जाएं, या फिर एग्जाम से पहले मैं जरूर प्रोवाइड कराती हूँ करंट जीडीपी वीडियो। या कभी ना हो पाए तो आप लोग मेरा करंट वीडियो जरूर देख के जाएं, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो करंट वीडियो में जो पूछे जाते हैं, जो करंट वीडियो में आपको मेंशन करती हूँ, वही एग्जाम्स में लिखना होता है, वही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही एग्जाम्स में टिक करना होता है। ठीक है, तो अगर ये अभी दिया है और चेंज कर दिया है सीआरए ने कुछ टाइम बाद और आपका एग्जाम आ रहा है, तो आपने जो करंट वीडियो है वही देखना है, वही सही होगा, फिर ये वाला ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो जो चेंजेस आते हैं डिफरेंट जीडीपी जो डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो टाइम पे चेंज होते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। तो इसलिए आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएं मेरा करंट वीडियो जरूर देख के जाएं, वही एग्जाम्स के लिए सही होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आईसीआरए की। द डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Growth rate of India for the financial year 21-22 to 8.5% year on year। यानी कि आईसीआरए ने कितना बोला है? 8.5% बोला है जीडीपी। कितना? आईसीआरए ने 2021-22 के लिए। आईसीआरए की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में। सीईओ है एन शिवारमन, फाउंडेड इन 16 जनवरी 1991। क्या? आईसीआरए। Next, according to CRISIL, what is the estimate GDP growth rate of India in the financial year 21-22? CRISIL के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो वो है 9.5% according to CRISIL। ठीक है, The domestic credit rating agency CRISIL has revised the GDP growth estimate for India in financial year 2022 to 9.5% from the earlier estimate of 11%. As per the CRISIL, the economy had contracted by 7.5% in financial year 2021। CRISIL की बात करें तो सीईओ है आशुष सुयस, फाउंडेड इन 1987, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL की बात हो रही है। डोमेस्टिक है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकेम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द आईसीसी बाय 2023, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है भारत पे। क्या सही आंसर है? भारत पे। Lending and digital payments startup BharatPe has announced that it has inked a 3-year long deal to become an official partner with ICC. ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब तक के लिए है? 2023 तक के लिए है। As per the agreement, BharatPe will promote the association across broadcast and digital platforms as well as executive in-venue brand activations or at all the ICC events until 2023। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत पे की। तो भारत पे के सीईओ कौन है? अभी अश्नीर ग्रोवर हैं और हेड ऑफिस है भारत पे का न्यू दिल्ली। फाउंडेड इन 2018, 2018 में स्थापना हुई थी किसकी? भारत पे की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग भारत पे। नेक्स्ट है भारत पे अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ लॉयल्टी प्लेटफॉर्म डैश, यानी कि भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो किसके की है? पे बैक इंडिया। भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया के अधिग्रहण की घोषणा की है। मर्चेंट पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर भारत पे हैज एक्वायर्ड अ मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया टू हेल्प इट्स 6 million offline merchants roll out rewards and loyalty programs for customers, यानी कि मर्चेंट और भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने अपने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों को ग्राहकों के लिए पुरस्कार और वफादारी कार्यक्रम शुरू करने में मदद करने के लिए एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। The acquisition is expected to give an exit to American Express and ICC Investment Strategic Fund, which hold 90% and 10% stake respectively in the entity। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भारत पे की। भारत पे के सीईओ मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अश्नीर ग्रोवर। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन्स इन 2020। 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या है? तो इन्वेस्टमेंट 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की बात पूछी गई है। तो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत की रैंक है 18th। कितनी है? 18। The US traders have benefited the most in Bitcoin investment gain in 2020 with a profit of $4.1 billion according to the latest report by Chainalysis, a blockchain analysis company based in Manhattan। कहाँ पे? मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। चाइनीज ट्रेडर्स stood second with the profit of $1.1 billion, यानी कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेनालिसिस ने एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में $4.1 अरब के लाभ के साथ अधिक लाभ हुआ है। तो वहीं चीनी व्यापारियों में $1.1 अरब के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो भारत की रैंक देखें तो इसमें है हमारे देश भारत की 18 रैंक है और चाइनीज जो है वो चीनी व्यापारी वो है सेकंड रैंक पे है चाइनीज व्यापारी और फर्स्ट पे है अमेरिकन। इंडिया हैज रैंक 18 स्पॉट विद द प्रॉफिट ऑफ $241 मिलियन अमंग द टॉप 25 कंट्रीज इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन्स। तो टॉप 25 में हमारा देश भारत की 18वीं रैंक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्द ही हम इसका पार्ट 3 वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन के साथ कंटेंट भी पॉइंट टू पॉइंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि कंटेंट जरूर से पढ़ के जाना है। कंटेंट से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए और एग्जाम्स में और हमारे चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं जिससे और लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। आप लोग बिल्कुल भी
बिल्कुल भी चैनल को शेयर नहीं कर रहे, वीडियो शेयर नहीं कर रहे, अदर स्टूडेंट्स को बता नहीं रहे, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, तो आपको अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन कैसे मिल पाएंगे? आप कैसे ढूंढ पाएंगे अदर वीडियोस और अदर चैनल पे अगर वीडियो जो इंपॉर्टेंट पड़ेंगी? तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अदर स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें और हमें भी और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।